गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का राजस्थान जेके की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में स्वागत है। आज हमारी जो राजस्थान जेके की क्लास रहने वाली है, ये आपके ऑल राजस्थान एग्जाम, राजस्थान पुलिस, सीटी 2024, आपके पशु परिचारक भर्ती, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक और ये संगणक सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम ऑल राजस्थान यानी कि आपके चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान का आपका आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो, और इन सब के साथ साथ है आपके 2020 नहीं, आपके 2022 और 23 इनमें में जो आपके पीछे के क्वेश्चंस आए हुए हैं यानी जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। और ये देखिए कि 2000 आपके 21-22, 2022-23 और 2023-24 यानी जो 3 सालों की आपकी सुजस, 3 सालों के आपका बजट और 3 सालों की आर्थिक समीक्षा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आपके मान के चलिए कि आपका जो ये 3 सालों का बजट था, उस बजट में है कोई घोषणा हुई है, कोई आपके जो परियोजना है या फिर कोई आपके मुख्यमंत्री द्वारा कोई योजना है वो स्टार्ट की गई है या कोई परिवर्तन किया गया है, जैसे कोई पालनहार योजना है उसमें कोई परिवर्तन किया गया है, कोई पेंशन योजना है उसमें कोई परिवर्तन किया गया है, कोई आपके जो भी फ्लैगशिप योजना है उनमें कोई परिवर्तन किया गया है, या फिर किसी चीज की स्थापना की गई है, जो भी इन चीजों में जो 3 सालों में जो भी आपके आर्थिक समीक्षा में ऐसा कुछ निर्माण कार्य हुआ हो किसी स्थल पर तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो आता है आपके सुजस में आती है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके इन 3 सालों में आर्थिक समीक्षा, बजट और सुजस से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत बार उन्हीं में से बनता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं हनुमानगढ़ गंगानगर, चूरू झुंझुनू, जोधपुर नागौर और जालोर और बाड़मेर। तो नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान के कौन से हिस्से में है? राजस्थान के जो हमारा राजस्थान का हिस्सा है तो यहाँ पे दक्षिणी हिस्से में है, और दक्षिणी हिस्से का जो जिले देखे तो जालोर और बाड़मेर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अब हम पूरे अच्छे से जो नर्मदा नहर परियोजना है उसको देखेंगे, ताकि इससे और कोई क्वेश्चन है वो बने तो हमारा बिल्कुल राइट हो जाए। सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से होंगे? जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। फिर आपसे इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर की कुल लंबाई। अब ध्यान रखना कि एक तो कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई दोनों अलग अलग है। कुल तो है इसकी 532 किलोमीटर, और अगर राजस्थान में लंबाई पूछ ले कि इस नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो से आपकी ओनली ओनली 74 किलोमीटर। ओनली कितनी है? 74 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, दोनों को अच्छे से आप ध्यान में रखना। कुल पूछे तो 532 किलोमीटर और राजस्थान में पूछे तो 74 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। अगर आपसे पूछ ले कि इस पर जो लिफ्ट केनाल है वो कौन कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो लिफ्ट केनाल आपको ध्यान रखनी है। लिफ्ट केनाल कौन कौन सी है? एक तो पनेरिया, एक है पनेरिया, दूसरी है इस पे भादरेड़ा, भादरेड़ा, और एक है इस पे सांचौर। तीन इस पे लेफ्ट केनाल है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? इसके अलावा इंपॉर्टेंट बनेगा कि इसका प्रारंभिक बिंदु है वो राजस्थान में कहाँ है। प्रारंभिक बिंदु इंपॉर्टेंट है कि यानी कि राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है जालोर में, और जालोर में भी कहाँ है? सिल्लू गांव, सिल्लू गांव, जालोर, जालोर। ये नर्मदा जो नदी है वहां से सरदार सरोवर बांध से निकलती है, नर्मदा नहर इसको नाम दिया गया। एक चीज याद रखना, राजस्थान की एकमात्र ये परियोजना मान लीजिए आप, या फिर नहर परियोजना मान लीजिए कि राजस्थान की एकमात्र है, राजस्थान की एकमात्र नहर, एकमात्र नहर। किस लिए? जहां पर सिंचाई है वो ओनली ओनली फव्वारा पद्धति से होगी, फव्वारा पद्धति से होगी। और ये क्वेश्चन आपके
बहुत बार आया हुआ है और सबसे पहले क्वेश्चन है जो आपके 2018 में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया था जब ये नहर है बनी ही थी। ठीक है, तो इस नहर से, नर्मदा नहर परियोजना से इनमें से क्वेश्चन आएगा। अगर ये आपके टॉपिक, ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लाभान्वित जिला पूछ ले, जालौर बाड़मेर है। कुल लंबाई 532 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर। लिफ्ट केनाल पनेरिया भादरेड़ा सांचौर है। प्रारंभिक बिंदु है वो सिल्लू गांव है जालोर में। और राजस्थान की एकमात्र नहर है जिसमें सिंचाई है वो फुहारा पद्धति से होती है, या फिर आप मान लीजिए कि अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य सिंचाई है वो फुहारा पद्धति से करनी अनिवार्य है। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी पूरी की पूरी व्याख्या हो गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें कि राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जानी है? 5,000, 6,000, 10,000 और 50,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए बी, 6,000 रुपए है वो प्रदान की जाएगी। तो याद रखना, राजस्थान सरकार की योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके पोषण के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये याद हो गया। फिर आपसे क्या पूछेगा कि ये शुरू कब हुई थी? ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 19 नवंबर 2020 को। 19 नवंबर 2020 को। आपसे पूछ ले कि राजस्थान सरकार की ये योजना है, राज्य सरकार की योजना, सरकार की कौन से विभाग की है? विभाग आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? विभाग आपसे पूछ ले। तो आप लिखोगे कि महिला एवं बाल विकास, क्योंकि कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होता है इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस विभाग की है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है। और क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 6,000 रुपए है ये दूसरे बच्चे के जन्म पर दिए जाते हैं, दूसरे बच्चे के जन्म पर, जन्म पर, और ये 5 किस्तों में, 5 किस्तों में। टोटल कितने? 6,000 रुपए। अब किस्त भी देख ले किस किस हिसाब से मिलेगी। और ये जो मातृत्व लाभ होता है, ये क्या होता है? मातृत्व लाभ किस हिसाब से मिलेगा? एक तो जब गर्भावस्था का पंजीकरण करवाया जाता है उस टाइम मिलेगा, गर्भावस्था पंजीकरण। ठीक है, उस टाइम 1,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है फिर जो प्रसव से पूर्व जो जांच होती है, प्रसव पूर्व जांच, उस टाइम भी कितने रुपए मिलेंगे? उस टाइम भी 1,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद संस्थागत प्रसव करवाया जाता है। ठीक है, संस्थागत प्रसव, उस टाइम भी कितने रुपए मिलेंगे? उस टाइम भी 1,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जब टीका और जन्म प्रमाण पत्र होता है, टीका वह जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इस टाइम है वो 2,000 रुपए मिलेंगे। तो आप याद रखना, गर्भावस्था पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव, इन तीनों में तो मिलेंगे 1,000 रुपए और इसमें मिलेंगे 2,000 रुपए। तो आपके कितने हो गए? 5,000 रुपए हो गए। अब आपके 1,000 रुपए रहे हैं, वो 1,000 रुपए कब मिलेंगे? वो मिलेंगे जब 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर परिवार नियोजन अपनाने पर, भीतर परिवार नियोजन अपनाने पर, नियोजन अपनाने पर मिलेंगे आपको 1,000 रुपए। तो ये हो गए कि 6,000 रुपए है वो 5 किस्तों में किस किस प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था पंजीकरण होगा, फिर प्रसव पूर्व जांच होगी और फिर जो प्रसव होगा, इन तीनों में 1,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है जो आपका टीका और जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसमें आपको क्या मिलेंगे? 2,000 रुपए मिलेंगे। और फिर है जो 3 माह के भीतर परिवार नियोजन अपनाया जाएगा, उस टाइम है वो 1,000 रुपए मिलेंगे। और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना में, प्रारंभ में यह योजना है वो कितने जिलों में चली थी? तो प्रारंभ में ये है वो आपके 5 जिलों में चली थी। और 5 कौन कौन से थे? उदयपुर था, उदयपुर था, उसके बाद है वो डूंगरपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी 7 7 के जिले थे, बांसवाड़ा
और 12 इन 5 जिलों में चली थी, लेकिन वर्तमान में सारे के सारे जिलों में चल रही है। वर्तमान में सभी जिलों में चल रही है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आई होप ये जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। क्या है मुख्यमंत्री पालनहार योजना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी। अनाथ होगा बच्चा को उसके निकटतम रिश्तेदारों को जो उसका पालन पोषण कर रहा है, या फिर कोई संस्थान है जो उसका पालन पोषण कर रही है, उनको दिया जाएगा उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी जो आवश्यक जरूरतें हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री पालनहार योजना में। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पालनहार योजना के बारे में बता देती हूँ अलग से कि इसमें और क्या क्या और किस प्रकार से सहायता दी जाएगी। सबसे पहले याद रखेंगे कि पालनहार योजना है वो स्टार्ट कब हुई थी? पालनहार योजना स्टार्ट कब हुई थी? ये शुरू हुई थी 2004-5 में। कब हुई थी? 2004-5 में। 2004 और 5 में है ये स्टार्ट हुई थी पहली चीज। उसके बाद है आप इसमें पूछा जाएगा कि इसकी पात्रता क्या है। पात्रता इसमें दो प्रकार की है पात्रता। तो पात्रता एक तो क श्रेणी की आएगी, ठीक है, और एक आएगी इसमें दूसरी ख श्रेणी। पहली क श्रेणी और दूसरी आएगी ख श्रेणी। क श्रेणी के बच्चे हैं वो तो होंगे अनाथ बच्चे, यानी अनाथ हो चुके हैं वो किसी भी प्रकार से, वो अनाथ बच्चे हैं क श्रेणी में आएंगे। फिर बाद में ख श्रेणी होती है। इस ख श्रेणी में उनको डिफाइन किया गया है कि किस किस प्रकार के बच्चे हैं वो ख श्रेणी में आएंगे। वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं तो उनमें सबसे पहले तो अगर माता की मृत्यु हो चुकी है, माता की मृत्यु, और पिता को आजीवन कारावास, पिता को आजीवन आजीवन कारावास। अब माता नहीं है, पिता को आजीवन कारावास हो गया तो वो बच्चे अनाथ हो गए ना, तो उनको भी जो है इस योजना में शामिल किया जाएगा। उसी प्रकार अगर पिता की मृत्यु हो गई है और माता को आजीवन कारावास मिल गया है तो भी वो बच्चा है इस श्रेणी का पात्र होगा। फिर इसके बाद है जो कुष्ठ रोग से पीड़ित माँ बाप होते हैं, कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चे, माता पिता के बच्चे, वो भी इसी ख श्रेणी में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर है वो एचआईवी पीड़ित है, एचआईवी रोग पीड़ित जो माता पिता है वो भी आएंगे। इसके अलावा विधवा के बच्चे आएंगे, विधवा के बच्चे। इसके अलावा और कौन से आएंगे? इसके अलावा है जो तलाकशुदा है, तलाकशुदा उनके भी बच्चे आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये इसकी श्रेणी हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी श्रेणी, ऐसे पात्रता वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि पालनहार योजना की पात्रता क्या है। तो क श्रेणी और ख श्रेणी दो है। क श्रेणी में अनाथ बच्चे हैं, ख श्रेणी में माता की मृत्यु है, पिता को आजीवन कारावास हो, या फिर इसका उल्टा हो भी पिता की मृत्यु माता को आजीवन कारावास हो। कुष्ठ रोग एचआईवी रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे होंगे, विधवा और तलाकशुदा के बच्चे होंगे, ये सारे ख श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा फिर क्या आता है? इसमें फिर आता है वित्तीय सहायता। इसमें आती है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी सहायता? तो इसमें है, आप ध्यान रखना, जैसे श्रेणी हो गई क और ख, दो प्रकार की श्रेणी हो गई ना, क श्रेणी और ख श्रेणी। ठीक है, फिर इसमें आयु वर्ग देखा जाता है। अगर 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का बच्चा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ ये वाली। अगर 0 से 6 आयु वर्ग का बच्चा है तो अगर क श्रेणी में है उसको तो 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और अगर ख श्रेणी का बच्चा है तो उसको 750 रुपए पर मंथ मिलेंगे। अगर बच्चा है वो 6 से 18 वर्ष है, बच्चा 6 से 18 वर्ष है, अगर वो क श्रेणी में है, क श्रेणी में है तो उसको 2500 रुपए पर मंथ मिलेंगे, 2500 रुपए पर मंथ। और अगर वो है ख श्रेणी में तो उसको मिलेंगे 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ये तो हो गई आपकी
वित्तीय सहायता, ठीक है। अब आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जैसे 6 वर्ष के बच्चों के लिए कै श्रेणी और ख श्रेणी दोनों में आप देख लेना, अलग अलग हो गए ना। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे ढंग से लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में आप पीडीएफ से भी इसका रिवीजन करो तो आपको अच्छे से इसका रिवीजन हो जाए। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1500 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें 2000 रुपए मिलते हैं, कितने 2000 रुपए मिलते हैं पर ईयर, 2000 रुपए पर ईयर मिलेंगे। और वो किस लिए मिलेंगे, वो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे उसके कपड़ों के लिए, उसके जूतों के लिए, ठीक है, उसकी स्वेटर के लिए, ठीक है। ये है उनको 2000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, बच्चे की प्रत्येक बच्चे को वस्त्र जूते स्वेटर के लिए 2000 दिए जाएंगे। तो ये थी आपकी पालनहार योजना। जिस बच्चे को अगर थोड़ी बहुत आती थी तो भी उसने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया तो अच्छे से उसके याद हो गई, मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आती थी तो पूरी की पूरी पालनहार योजना मैंने आपको इसमें बता दी और करवा दी। तो इस प्रकार आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ आ रही है तो आप क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर है वो जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना है राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021। राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसकी मदद के लिए शुरू की गई है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि पिछली हमने 3-4 क्लासों में किया है, 3-4 क्लासों में सेम ये क्वेश्चन किया है। सेम का मतलब क्या है कि राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 वाली है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेशन अलग अलग है, क्वेश्चन फॉर्मेशन अलग अलग क्यों क्यों गई। कभी तो ये जो क्वेश्चन है वो कनिष्ठ अभियंता वाले एग्जाम में आ गया, कभी ये क्वेश्चन है वो सहायक जनसंपर्क वाले एग्जाम में आ गया, कभी ये क्वेश्चन एआरओ में आ गया, कभी ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में आ गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे 4 वैकेंसी हो गई तो चारों में इसकी फॉर्मेशन अलग अलग हो गई, लेकिन क्वेश्चन उसी एक बैक टू वर्क योजना से आया है। उसी प्रकार जैसे हमने हमारे राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पढ़े थे, 3-4 क्लासों में देखा था कि हर वैकेंसी में वो क्वेश्चन आ रहा था, बस उसकी फॉर्मेशन है वो अलग अलग थी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करो तो आपके एग्जाम से पहले 3-4 महीनों में, यानी आपका एग्जाम है अगर कब है 3 या 4 महीनों बाद है, तो आपके एग्जाम से पहले जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन, सारे जो शिफ्ट होते हैं सभी के सभी शिफ्ट का एनालिसिस है वो जरूर करना चाहिए, हर एक एक क्वेश्चन का। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द से बनते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो काफी अच्छे से ये क्वेश्चन आपको अब याद भी हो गया होगा कि राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 है वो महिलाओं से संबंधित है। किससे है, महिलाओं से संबंधित है। और इसके बारे में अपन ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी महिलाओं को है वो लाभान्वित किया गया था। तो इसमें 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि ये जो 2021 की है, अगर इससे पूरी की पूरी डेट आपसे पूछ ले कि ये शुरू है वो कब हुई थी, तो ये 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। इसके साथ साथ है वो दो योजनाएं और हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। तो जब भी आपके सामने 19 दिसंबर 2021 का नाम आ जाए तो आपके सामने 3 योजनाएं वह फटाक से याद आ जानी चाहिए। 3 कौन कौन सी, सबसे पहली राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 जो से महिलाओं से रिलेटेड है। दूसरे आपको याद आनी चाहिए उड़ान योजना। उड़ान योजना ये भी 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी, ये भी आपके महिलाओं से संबंधित है, जिसमें 12 सेनेटरी नेपकिन प्रति माह है वो दिए जाते हैं। नेपकिन है वो पर डे, पर माह, पर मंथ है वो दिए जाते हैं, ठीक है, निशुल्क दिए जाते हैं। और तीसरी जो योजना है वो है ई मित्र एट द रेट होम योजना। होम योजना ये भी आपके 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें ई मित्र वाले हैं वो घर आके जैसे आपका कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी ऐसी ई मित्र रिलेटेड सेवाएं होगी वो दी जाएंगी। और ये सबसे पहले जयपुर और जोधपुर में स्टार्ट की गई, जयपुर व जोधपुर में स्टार्ट की गई। तो जब भी आपके 19 दिसंबर 2021 का नाम आए आपको तीनों योजनाएं हैं वो बिल्कुल फटाक से याद आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा और मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया? अगर आप सभी बच्चे ध्यान से क्लास ले रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का पता अगर पहले नहीं था तो भी इस क्लास को लेने के बाद अच्छे से आपको पता चल गया होगा। इंदिरा महिला स्वास्थ्य योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, शिक्षा से स्वास्थ्य योजना और इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन करवाया मैंने ये आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। मैंने आपको अच्छे से इसमें बता दिया था कि किस प्रकार है वो आपके जो आईएम शक्ति यानी उड़ान योजना कब स्टार्ट हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को। इसमें जो आपको 12 सैनिटरी नैपकिन होते हैं वो प्रति माह निशुल्क दिए जाते हैं लड़कियों को। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आपको बता दी, इसीलिए मैं बोलती हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके किस में आया था, आपके सहायक जनसंपर्क अधिकारी में आया था, और वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये आपका राजस्थान बैक टू वर्क योजना, ये भी आपके किस में आया था, ये आपके आया था कनिष्ठ अभियंता, जो आपका सिविल वाला एग्जाम था डिग्री धारक वाला, वो उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके। देखिए अगर हमने ये किया होता और इसमें हमने डिटेल से किया होता तो ये अगले वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाता। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला है वो सुमेलित नहीं है। पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है। हम देखते हैं फूल सागर बूंदी में, पांडुपोल अलवर में, किराड़ो मंदिर झालावाड़ में और चंद्र महल है जयपुर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता है राइट आंसर, जब हमें फूल सागर, पांडुपोल और चंद्र महल का नहीं पता, लेकिन किराड़ो मंदिर का पता है कि ये कहाँ पे है, बाड़मेर में है। कहाँ पे है, बाड़मेर। ठीक है, लेकिन अब से याद रख लेना फूल सागर बूंदी में है, पांडुपोल अलवर में है और चंद्र महल सिटी महल कहाँ पे है, जयपुर में है। अब अगर हम बात करें झालावाड़ की, तो झालावाड़ में भी कई सारे मंदिर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे एक आपका पद्मनाभ मंदिर, पद्मनाभ मंदिर। दूसरा आपका कौन सा मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो मंदिर है वो कहां पर है, ये है जालरा पाटन में, जालरा पाटन झालावाड़ में। और जालरा पाटन को क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घंटियों का शहर, घंटियों का शहर बोलते हैं। एक याद रखना कि जो किराड़ू मंदिर है, किराड़ू मंदिर में ये मतलब मंदिरों का समूह है, जिसमें एक तो वैष्णो मंदिर है, एक तो वैष्णो मंदिर है, प्लस यहाँ पे 4 शिव मंदिर है, 4 शिव मंदिर है। किराड़ू मंदिर में क्या क्या, एक वैष्णो मंदिर है और 4 शिव मंदिर है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। पद्मनाभ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ पे है, झालरा पाटन झालावाड़ में है, और झालरा पाटन को क्या बोला जाता है, घंटियों का शहर बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा के गारंटी सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्त हुआ था, यानी किस तारीख से है वो लागू हुआ था। तो आपका जो 2 अक्टूबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 14 नवंबर 2011, 19 नवंबर 2011। राइट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि इस जो ये अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है लोक सेवकों की, लोक सेवकों की, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो अधिनियम है ये किस लिए है या फिर इसका उद्देश्य क्या है, तभी हम आगे की क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड वो करे पाएंगे। तो लोक सेवकों की समय रहते या फिर समयबद्ध, समयबद्ध वितरण की गारंटी, वितरण की गारंटी, गारंटी प्रदान करता है, प्रदान करता है, तथा सेवा प्रदान करने में असफल लोक सेवकों को दंडित भी करता है। सेवा
प्रदान करने में असफल, प्रदान करने में असफल लोक सेवकों, असफल लोक सेवकों को दंडित भी करता है, को दंडित भी करता है। ठीक है। अब इसमें देखें, आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें है वो कितने विभागों को और कितनी सेवाओं को है वो लागू किया गया है। तो याद रखना, पहले जो अभी स्टार्ट हुआ था तब तो प्रारंभ में तो इसमें 15 तो विभाग आते थे। ठीक है, 15 विभाग, और 15 विभागों की सेवाएं कितनी आती थी, 108 सेवाएं इसमें शामिल थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें 25 तो विभाग आते हैं, 25 तो विभाग आते हैं। 25 विभागों की सेवाएं कितनी आती है, 221 सेवाएं आती है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले ये जो अधिनियम है ये लागू करने वाला राज्य कौन था। तो सर्वप्रथम लागू करने वाला अगर आपसे पूछ ले, लागू करने वाला फर्स्ट राज्य, फर्स्ट राज्य आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और इसमें आपको डेट भी आप याद रख सकते हो, 18 अगस्त 2010, 18 अगस्त 2010 को है वो किसने, मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया था। तो आप याद रखना, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 है, जिसका ये उद्देश्य है कि जो भी लोक सेवाएं हैं उन लोक सेवाओं की समयबद्ध वितरण की गारंटी प्रदान करना तथा सेवा प्रदान करने में जो असफल लोक सेवक होते हैं उनको दंडित करना। पहले 15 विभागों की 108 सेवाएं थी, अब वर्तमान में 25 विभागों की 221 सेवाएं हैं। लागू करने वाला फर्स्ट राज्य मध्य प्रदेश था, जो कि 18 अगस्त 2010 को उसने लागू किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके काफी काफी बार आ चुका है। ये आपके सेकंड ग्रेड में आया, सेकंड ग्रेड का आपका जो एग्जाम था, उसके बाद एआरओ के एग्जाम में आया, उसके बाद जो आपके जेईएन का एग्जाम हुआ उसमें आया, उसके बाद जो जनसंपर्क अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। और अब ये जो क्वेश्चन है वो किस में आया है, आपके ये जो कनिष्ठ अभियंता सिविल वाला है, जेईएन ये आपका डिग्री धारक वाला और ये सिविल वाला, दोनों में ये क्वेश्चन है वो आया है। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य था, आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इसके बारे में हमने काफी पढ़ा था कि ये है कहाँ, जिला इसमें कौन सा आएगा, बूंदी जिले का है। फिर इसमें हमें याद रखना है कि इसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा इसको 1982 में मिला था। टाइगर रिजर्व का दर्जा है इसको कब मिला है, 16 मई 2022 को, 16 मई 2022 को मिला है। उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम भी याद रखना, इसका उपनाम है रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर, बाघों का जच्चा घर, जच्चागढ़। तो ये इसमें 3-4 चीजें याद रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में, टाइगर रिजर्व का 16 मई 2022 को, बूंदी जिले में पड़ता है और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, भारत का कितना स्थायी जल राजस्थान में मिलता है, कितना स्थायी जल है वो राजस्थान में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1.16%, 2.16%, 9.10% और 12.23%। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है 1.16%। अब आप देखना कि जो ये 1.16% है वो राज्य में देश के कुल स्थायी नदी जल का है। आप क्या लिखोगे, राज्य में देश के कुल स्थायी, कुल स्थायी नदी जल का, नदी जल का ये हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले देश के कुल भूमिगत जल का, देश के कुल भूमिगत भूमिगत जल का कितना हिस्सा राज्य में है, तो वो कितना है, 1.72% राज्य में है,
राज्य में है। तो ये ध्यान रखना, अगर कुल स्थायी नदी जल का पूछ ले या कुल स्थायी का पूछ ले तो वो तो है 1.16%, और अगर भूमिगत जल का पूछ ले तो वो है 1.72%। ये दोनों चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। अब हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे ही कि राजस्थान राज्य में है वो कुल कितने डार्क जोन आते हैं, ठीक है, जल ब्लॉक में डार्क जोन आते हैं। तो आप ध्यान रखना कि राजस्थान में कुल है वो ब्लॉक कितने, जल ब्लॉक कितने हैं, 302 जल ब्लॉक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इनमें से 302 में से है वो 219 है वो डार्क जोन में आते हैं, डार्क जोन में आते हैं, डार्क जोन में आते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें याद रखना कि सर्वाधिक अगर सुरक्षित पूछ ले ना, सर्वाधिक सुरक्षित जल ब्लॉक पूछ ले, कौन से जिले में पड़ते हैं सुरक्षित जल ब्लॉक, तो वो आपको याद रखना है, वो आपको पढ़ते हैं गंगानगर में, गंगानगर में। और गंगानगर में कितने आते हैं, 9 आते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में देश की सबसे अधिक जो अंतः प्रवाहित नदियां है ना वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। वो कहाँ पे है, राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियां, नदियां देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक कहां पर है, राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक कहां पर है, राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन से हमने एक क्वेश्चन था, इससे इंपॉर्टेंट बनने वाले 4-5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए कि कुल स्थायी जल पूछ ले तो वो कितना है, देश का 1.16% है। भूमिगत जल पूछ ले 1.72% है। राजस्थान में कुल कितने जल ब्लॉक है, 302 है, जिनमें से 219 डार्क जोन में आते हैं। सर्वाधिक सुरक्षित जल ब्लॉक कहाँ पे है, गंगानगर में कितने, 9 है। और देश में सर्वाधिक अंतः प्रवाही नदियों वाला अगर राज्य पूछ ले तो वो है राजस्थान। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बूंदी की कजली तीज का त्योहार है वो कब मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, और चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बूंदी की कजली तीज है, ठीक है, इसका नाम कजली तीज भी है। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बड़ी तीज भी बोलते हैं, बड़ी तीज। इसी को बड़ी हो गई तो ये बुढ़ी हो गई तो इसको बुढ़ी तीज भी बोलते हैं। इसी को सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, सातुड़ी तीज। तो आप ये याद रखना, कजली तीज, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज और सातुड़ी तीज, इनको कब बनाया जाता है, भाद्रपद के कृष्ण तृतीया को बनाया जाता है। एक आती है आपकी छोटी तीज, छोटी तीज, या फिर उसको बोलते हैं हरियाली तीज, हरियाली तीज। ये कब बनाई जाती है, ये आती है श्रावण मास में, श्रावण मास की शुक्ल तृतीया को, शुक्ल तृतीया को, कंफ्यूज मत होना, दोनों को ध्यान से देख लेना, शुक्ल तृतीया को। और जो छोटी तीज होती है इसकी जयपुर की सवारी है वो प्रसिद्ध है, जयपुर की सवारी निकाली जाती है जयपुर में जो कि काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक याद रखना, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिजारा का, कि सिजारा आता है, ठीक है, इसको सिंजारा भी बोलते हैं, सिजारा भी बोलते हैं। तो ये कब आता है, तीज पे और गणगौर, तीज और गणगौर, इन दो त्योहारों पर जो नव विवाहिता होती है, नव विवाहिता, उसके लिए है वो आता है, नव विवाहिता के लिए सिंजारा भी बोलते हैं, सिजारा वो बोलते हैं, इसके लिए वो आता है। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम भाद्रपद की और बात करें कि भाद्रपद में और कौन कौन से त्योहार है वो मनाए जाते हैं, तो भाद्रपद की जो कृष्ण अष्टमी है, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, सभी को पता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, ठीक है। और कौन सा त्योहार है इसमें, अगर कृष्ण नवमी की बात करें, कृष्ण नवमी, तो कृष्ण नवमी को क्या बनाया जाता है, कृष्ण नवमी को बनाई जाती है गोगा नवमी, गोगा नवमी मनाई जाती है। और गोगा नवमी किसकी है, गोगा जी की होती है, जो कि गोगा जी का प्रमुख स्थल कहाँ पे है, गोगा मेडी में, और वो कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। और एक इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपकी अमावस्या आती है, भाद्रपद की अमावस्या, अमावस्या, ये कौन सी होती है, ये अमावस्या होती है सती अमावस्या। ये कौन सी अमावस्या होती है, ये होती है सती अमावस्या,
अमावस्या। और ये जो सती अमावस्या होती है, इस दिन है वो कहाँ पर मेला भरता है ये याद रखना। इसमें रानी सती का झुंझुनू में मेला भरता है। रानी सती का झुंझुनू में मेला भरता है। तो ये चीजें भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन के साथ मैंने काफी सारे इसमें डिटेल से आपको व्याख्या करवाई है, ताकि इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द बढ़ने वाले सारे क्वेश्चन हो जाएं। कजली तीज का पूछ सकता है आपको, तो कजली तीज है वो जो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो वही छोटी और हरियाली तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तीज की सवारी के लिए पूछ ले तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और सिंजारा आता है वो तीज और गणगौर पर आता है, जो नव विवाहिता होती है उनके लिए। भाद्रपद के अलग अगर आपको कृष्ण अष्टमी पूछ ले तो जन्माष्टमी आती है। कृष्ण नवमी पूछ ले, ये आपके पूछ ले तो ये क्या होती है, ये आपकी आती है गोगा नवमी होती है इस दिन। अमावस्या पूछ ले तो सती अमावस्या, जहां पर रानी सती का झुंझुनू में मेला भरता है। तो ये आपके सारे के सारे मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तुरंत आप कमेंट करके पूछ लेना। क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।